इस वीडियो में हम केपलर्स लॉ को एक्सप्लेन करेंगे। केपलर्स के 3 ठो लॉ है, आपको पता है। वन बाई वन हम सबको एक्सप्लेन करने वाले हैं। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। केपलर्स के फर्स्ट लॉ को हम देखते हैं। इसको लॉ ऑफ इलिप्सिस भी बोला जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि फर्स्ट लॉ में बात किया गया है क्या कि जो प्लैनेट्स होता है वो सन के अराउंड मूव करता है एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में। जिस वजह से इसको लॉ ऑफ इलिप्सिस बोला जाता है। चलिए हम इसको देखते हैं ये लिखा क्या गया है। तो ईच प्लैनेट मूव्स इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन विद द सन एट वन फोकस ऑफ द इलिप्स। जब सन जो है वो किसी एक फोकस पे हो, इलिप्स के किसी एक फोकस पे हो, तो बोला क्या गया है कि जो प्लैनेट्स होता है वो मूव करता है इलिप्टिकल ऑर्बिट में सन के अराउंड, और जहाँ पे सन जो होता है वो किसी एक फोकस पे होता है। ओके, अब हम इलिप्स के बारे में बोलते हैं। यहाँ पे देखिए एक इलिप्स ड्रॉ किया गया है, एक फिगर ड्रॉ किया गया है इलिप्स का, जिसमें यहाँ पे 2 फोकस दिख रहा होगा आपको, F1 और F2। यहाँ से यहाँ डिस्टेंस जो होता है वो A होता है। E यहाँ पे इसेंट्रिसिटी होता है। इसेंट्रिसिटी बेसिकली होता क्या है कि इसेंट्रिसिटी जो होता है वो दिखाता है कि वो कितना मतलब एक परफेक्ट सर्कल से डिविएट्स है, मीन्स वो कितना ज़्यादा अलग टाइप का है या फिर कितना चपटा है, सीधा समझते हैं। ओके, यहाँ पे इसेंट्रिसिटी का थोड़ा सा डिफाइन भी किया गया इसेंट्रिसिटी को। तो इसेंट्रिसिटी यहाँ पे दिख रहा होगा आपको क्लियरली। इसेंट्रिसिटी ई ऑफ एन इलिप्स इज अ मेजर ऑफ हाउ मच द इलिप्स डेविएट्स फ्रॉम बीइंग अ परफेक्ट सर्कल। ओके, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मैथमेटिकली जो इसका इक्वेशन होता है इलिप्स का, वो होता है हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एंड इसको बोलते हैं हमारा यहाँ से यहाँ डिस्टेंस जो होता है हमारा 2a होता है, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस जो होता है वो 2b होता है। तो 2a है इसको बोला जाता है मेजर एक्सिस, एंड 2b है इसको बोला जाता है माइनर एक्सिस। जबकि इसके जो हाफ डिस्टेंस यानी a को बोला जाता है सेमी मेजर एक्सिस, एंड b को बोला जाता है सेमी माइनर एक्सिस। ओके, अब यहाँ पे हम देखते हैं रिलेशन क्या होता है इन दोनों के बीच, a और b के बीच। तो होता है हमारा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। इलिप्स के लिए जो इसेंट्रिसिटी का जो वैल्यू होता है वो 0 और 1 के बीच होता है। यही वैल्यू अगर 0 हो जाए तो ये एक परफेक्ट सर्कल दे देगा। तो आपको समझ आ रहा होगा, यहाँ से भी क्लियर होगा कि हम इस पर क्यों बात किए कि एक परफेक्ट सर्कल से अलग की क्यों बात किए, वो कितना ज़्यादा चपटा हो उसकी बात क्यों किए। क्योंकि जैसे ये 0 होगा कि एक परफेक्ट सर्कल देगा, और जैसे जैसे बढ़ेगा वैल्यू और धीरे धीरे बढ़ेगा, उतना ज़्यादा वो क्या होगा, चपटा होते जाएगा। ओके, क्लियर। तो वही यहाँ पे इस साइड तो सबसे क्लियर हो गया है। चलिए हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो अब फाइनली हम पहुंच गए हैं, आखिर जो फर्स्ट लॉ है उसको मतलब उसके बारे में थोड़ा सा क्लियर होगा हमारा कंसेप्ट। तो फर्स्ट लॉ बेसिकली यहाँ पे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे जैसे हम एक फोकस है, यहाँ पे हम सन लेते हैं लेट सपोज, और यहाँ जो है प्लेनेट है। तो यहाँ से यहाँ आपको दिख रहा होगा पूरा फिगर में कि कहाँ पे रहेगा प्लेनेट, तो सबसे ज़्यादा कम डिस्टेंस होगा सन से। तो वो पॉइंट हमारा यही है, ये पोजीशन है। ओके, इस पोजीशन पे जो प्लेनेट है वो सबसे ज़्यादा नज़दीक होगा सन के, जबकि इस पोजीशन पे जो प्लेनेट होगा वो सबसे ज़्यादा फारथेस्ट होगा, सबसे ज़्यादा दूरी पे होगा। ओके, इस पोजीशन को बोलते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट होगा उसको बोलते हैं पेरीफेलियन। पेरीफेलियन इसको पेरीजी भी बोलते हैं, और ये इसको बोलते हैं एफिलियन। ओके, एफिलियन इसको बोलते हैं, इसको पेरीफेलियन बोलते हैं। डिस्टेंस अगर मेजर करना हो क्लोजेस्ट डिस्टेंस, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ ए ही है और ये टोटल ए है, तो ए में से ए को इस डिस्टेंस को घटा दें तो ये हमारा जो डिस्टेंस क्लोजेस्ट डिस्टेंस पता चल जाएगा, वो हमारा a इंटू 1 माइनस ई हो जाएगा। इससे ये क्लियर होता है कि इससे ज़्यादा जो मतलब इससे ज़्यादा और ज़्यादा क्लोज नहीं हो सकता है प्लेनेट सन से। ओके, तो ये भी हमें फर्स्ट लॉ से ही मिलता है। एंड फारथेस्ट डिस्टेंस कितना हो सकता है, a प्लस ए। यहाँ से यहाँ a है और यहाँ से यहाँ a ही है, तो a प्लस ए यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, फारथेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा। अब केपलर्स का सेकेंड लॉ देखते हैं। केपलर्स का सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि केपलर्स सेकेंड लॉ ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ एरियाज। चूँकि ये एरियाज पे बात करता है इसलिए इसको सेकेंड लॉ में इसको ये भी बोल दिया जाता है कभी कभी। तो ये स्टेट्स दैट, ये बोलता क्या है कि अ लाइन सेगमेंट, कोई भी लाइन सेगमेंट है अगर हम ज्वाइन करवाते हैं सन से प्लेनेट की ओर। ओके, अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग अ प्लेनेट एंड द सन स्वेप्स आउट इक्वल एरियाज ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स, यानी कि सेम एरिया मतलब इक्वल एरिया कवर करने में इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करेगा, सीधा सिंपल भाषा में समझे तो प्लैनेट्स मूव फास्टर व्हेन इट इज नियर टू सन एंड स्लोअर व्हेन इट इज फार्दर फ्रॉम सन। ओके, मतलब ये सीधा सिंपल कि अगर सन के नज़दीक जितना होगा उतना ज़्यादा वो
स्पीड में रहेगा, और जितना ज़्यादा दूरी पे रहेगा ना भाई, उतना ज़्यादा वो क्या होगा, स्पीड मतलब उतना ज़्यादा स्लो होगा। जैसे यहाँ पे फास्टेस्ट डिस्टेंस, अगर इस पोजीशन की बात करें तो यहाँ से यहाँ पे रहेगा, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे एकदम स्पीड में रहेगा? नहीं रहेगा जी, यहाँ पे स्लो हो जाएगा, जबकि यहाँ पे क्या होगा, फास्ट मूव करेगा प्लेनेट। ओके, सो यहाँ पे प्लेनेट फास्ट मूव करेगा, जबकि यहाँ पे क्या होगा, स्लो हो जाएगा कंपेयर यहाँ के कंपेयर में। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ अगर एरिया आप देखते हो कि यहाँ से यहाँ एरिया कवर हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने के बाद कम एरिया कवर हो रहा है, जबकि इतना ही एरिया अगर इस साइड कवर करना हो तो बहुत कम दूरी तय करना पड़ेगा। जैसे देखिए, तो अगर ऐसा नहीं हो तो फिर ये लॉ ही फेल हो जाएगा ना। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे जाने पे ये स्लो होगा, यहाँ पे फास्ट रहेगा, और इस पे ही बात करके एक और चीज़ बोला गया कि इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करेगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं, तो इस साइड हम देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये प्लेनेट है, यहाँ पे सन है फोकस पे, और ये प्लेनेट है, यहाँ से यहाँ मूव किया तो इसको dt टाइम लगा। ओके, और ये एरिया क्या है, dA है। तो इतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने के बाद भी अगर इस पोजीशन पे बात करें, वही प्लेनेट अगर इस साइड आएगा तो यहाँ से यहाँ मात्र बहुत ही कम दूरी यहाँ से यहाँ तय करेगा, तो ये पूरा बहुत बड़ा जो एरिया है इसको कवर कर लेगा, बहुत यहाँ पर कम दूरी तय करेगा। तो आप ही बताइए कि जो फर्स्ट लोग मतलब जो सेकेंड लोग बोल रहा है कि इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करेगा, अगर यहाँ पर स्पीड जितना है उतना ही स्पीड अगर यहाँ पर भी हो तो क्या एरिया बड़ा नहीं हो जाएगा? ऑफकोर्स हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और पूरा लॉ जो है वो ख़त्म टाइप का हो जाएगा। सो जो लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे स्लो इसको होना ही होना है। तो यहाँ पे स्लो होगा, तभी जा कर के ये पूरा जो यहाँ से यहाँ जाने में जो टाइम लिया उतना ही टाइम यहाँ पे लेगा वो। तो उतना ही टाइम लेने के लिए क्या होना पड़ेगा, प्लेनेट को स्लो होना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये स्लो होगा तो मात्र इतना ही दूरी तय करेगा, तो ये मतलब इतना एरिया कवर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, इलिप्स है ना। ओके, सो सर्कुलर तो है, मतलब सर्कुलर तो है नहीं, सर्कल तो है नहीं कि आप मतलब कि सोचोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये फोकस पे है ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक मेज़र हो रहा है, यहाँ से यहाँ, जबकि इसमें क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ बहुत ही मतलब पास है प्लेनेट। तो यही हमारा सेकेंड लॉ बोलता है। तो ये एरिया dA है, ये भी dA है, और उतना ही टाइम ये लिया, इतना कवर करने में उतना ही टाइम इधर लिया dt। अब यहाँ पे एरियल वेलोसिटी की बात किया गया है, तो एरियल वेलोसिटी जो होता है दैट इज़ द रेशियो एरिया और उतना कवर करने में जो टाइम लगा उसका, वो कांस्टेंट होगा। ओके, सो यहाँ पर आप अलग अलग एरियाज़ बना सकते हैं, A2 और T2 अलग अलग टाइम्स बना सकते हैं, उस सबका जो रेशियो लीजिएगा वो एक ही देगा, एक कांस्टेंट देगा। ओके, सब बराबर होगा और एक कांस्टेंट देगा। अब चलते हैं केप्लस का थर्ड लॉ। केप्लस का थर्ड लॉ बेसिकली बोलता क्या है कि केप्लस का थर्ड लॉ बोलता क्या है कि आप अगर सन के अराउंड कोई भी प्लेनेट मूव कर रहा है तो एक चक्कर लगाने में जो उसको टाइम लगा उसका जो स्क्वायर है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के। देखिए, केप्लस थर्ड लॉ स्टेट्स दैट द स्क्वायर ऑफ ऑर्बिटल पीरियड ऑफ अ प्लेनेट, that means the time it takes to complete one orbit around the sun is directly proportional to the cube of the semi-major axis of its orbit. So mathematically t square proportional to a cube. Okay, so ये हमारा थर्ड लॉ कंप्लीट हो गया। सो फर्स्ट सेकेंड थर्ड लॉ को कंप्लीट कर दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।